जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब खूब स्वस्थ और मस्त होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आपका हाफ ईयरली एग्जाम आने वाला है बच्चों। तो आइए आज हम गद्य साहित्य का इतिहास, जो विकास की गद्य साहित्य के इतिहास की जो परंपरा शुरुआत हुई थी बच्चों, तो उसमें जो शेष भाग अब आपका आज उत्तरी भारत में खड़ी बोली, उत्तरी भारत में जो खड़ी बोली के गद्य के बारे में हम डिस्कशन करेंगे बच्चों। इसके पहले देख लीजिए हमने क्या क्या पढ़ लिया है। देखिए आधुनिक काल में से पूर्व जो हिंदी थी उसके बारे में पढ़ लिया हमने। गद्य का स्वरूप एवं विकास को हमने पढ़ लिया है। द्विवेद युग, भारतेंदु युग, आधुनिक काल, इस प्रकार से हमने बहुत सारी चीजों को पढ़ लिया है बच्चों। तो आइए अब यहाँ से हम लोग प्रारंभ करते हैं। आप इस चीज को जाने, क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है बच्चों आपके सब्जेक्ट का, हिंदी विषय का, जो काफी बोरियत महसूस होता है, पढ़ने में अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा पढ़ते हैं उसके बाद इसको अच्छा नहीं लगता, और लगभग ज्यादातर क्लासेस में भी इसको कम ही पढ़ाया जाता होगा। तो देखिए बच्चों, इसीलिए इसमें इंटरेस्ट जगाने के लिए, क्योंकि इससे आपको 10 नंबर के प्रश्न बनेंगे। 5 तो आपको गद्य काव्य से बनेंगे और 5 आपके पद्य काव्य से बनेंगे। तो ये बच्चों 10 नंबर कम नहीं होता है, और ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप से आएंगे। एक क्वेश्चन लिखा रहेगा, उसके नीचे ABC करके ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा, ABCD। तो ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों। जरूरी नहीं है कि जो चीज हमको अच्छा लगे सिर्फ वही पढ़ना चाहिए। जो चीज हमको नहीं अच्छा लगे उन पे भी अपना रुचि, अपना इंटरेस्ट जगाते हुए उसको भी पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। क्यों बच्चों? क्योंकि नंबर का तो सवाल है। एक एक नंबर, एक एक बूंद से घड़ा भरता है। आप एक एक नंबर को इकट्ठा करेंगे तो मैक्सिमम अंक आपको प्राप्त हो जाएगा। और बच्चों नंबर कैसे होंगे? जब हमको जानकारी होगी हमारे सब्जेक्ट में, आखिर ये हमारे सिलेबस में है, इसका मतलब इसको हमको जानना आवश्यक है। तो आइए बच्चों, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके अंदर ये रोचकता उत्पन्न कर सके, इंटरेस्ट उत्पन्न कर सके, कि गद्य साहित्य के इतिहास के बारे में आप जानें, सीखें, समझें और हिंदी के प्रति अपने नजरिए को बदलिए। और हिंदी से रिलेटिव जो भी आपको जानकारी है बच्चों, कि हमारा जो इतिहास है कैसा रहा, हिंदी में किसने क्या क्या योगदान दिया है, किसने क्या क्या रचनाएं लिखी हैं, ये सब हमको जानकारी हो। क्योंकि आने वाले एग्जाम में भी, अब जैसे आप 11 में है इस समय वर्तमान में, आप 12 में जाएंगे बच्चों, तो क्या ये छूट जाएगा? ये और विस्तार से आपसे पूछे जाएगा इसमें, और डीपली क्वेश्चन इसमें फिर आने लगेंगे। तो जब आप अभी से जागरूक रहेंगे, अभी से आप रोचकता से पढ़े रहेंगे, तो जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो नई चीजें नहीं लगेंगी ना। आप एग्जाम टाइम में बिल्कुल भी घबराएंगे, क्योंकि उस समय भी हम निरंतर आपको क्लासेस देते रहेंगे। क्योंकि बच्चों ये हमारा दृढ़ संकल्प है कि हम अब आपके साथ निरंतर जुड़े रहेंगे। जब तक आपकी पढ़ाई क्लास 12 तक चलेगी, 9 से लेके हम 12 तक निरंतर आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपकी हिंदी को पूरी तरह से मजबूत करके रहेंगे। फिर बच्चों आपको भी मेरे साथ देना पड़ेगा, आपको मन लगा के सुनना और पढ़ना पड़ेगा, और जो इंपॉर्टेंट चीजें उसको नोट करके रिविजन पर फोकस करना है बच्चों। क्यों? क्योंकि रिविजन ही सफलता का दूसरा मंत्र है। मेन जो मूल मंत्र है बच्चों, ये रिविजन ही है। बड़े बड़े अधिकारी भी इसी रिवीजन के सहारे पर अच्छे अच्छे पद को प्राप्त किए हैं और शासन कर रहे हैं, अधिकारी बने हुए हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। तो आइए बच्चों, इस मोटिवेशन शब्दों के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आपको जानकारी दिलाते हैं कि जो हमारा उत्तरी भारत था, जिसमें हम वर्तमान में रह रहे हैं, वहां पर जो खड़ी बोली का जो गद्य है वो किस प्रकार से विकास हुआ। तो देखिए बच्चों, जो प्राचीनतम गद्य है, प्राचीनतम गद्य रचना है, ये चंद छंद वर्णन की महिमा है। और ये किसके द्वारा लिखी गई है बच्चों? तो ये गंग कवि हैं, जो कि अकबर के समकालीन था, मतलब अकबर के राज दरबार में रहा करते थे। कौन? ये गंग कवि। और इन्होंने ही रचा है क्या? चंद छंद वर्णन की महिमा। ये 1570 की बात है बच्चों, और ये ब्रज मिश्रित, ब्रज भाषा है इसमें, और खड़ी बोली दोनों मिलाकर इन्होंने गद्य रचना की प्रारंभ की शुरुआत की। कहाँ पर? उत्तरी भारत में। अब आइए बच्चों, नेक्स्ट आपका जटमल द्वारा रचित है गोरा बादल की कथा। क्या है बच्चों? गोरा बादल की कथा इनके द्वारा, जटमल द्वारा रची गई। कब? 1632 की बात है ये। और दूसरा बच्चों, भाषा योग वशिष्ठ। भाषा योग वशिष्ठ जो 1741 में लिखी गई, ये खड़ी बोली गद्य की सर्वाधिक मान एवं व्यवस्थित भाषा में रचित प्रथम पुस्तक है।
और ये किसकी है बच्चों? तो राम प्रसाद निरंजनी का है। भाषा योग वशिष्ठ किसकी है? तो राम प्रसाद निरंजनी की है। आपको सबसे पहले तो किसने लिखा? गंग कवि ने लिखा, अपने हिसाब से लिखा, कोई बहुत व्यवस्थित तरीके से नहीं लिखा। और दूसरा बच्चों जटमल की है, गोरा बादल की कथा। और जो तीसरा है बच्चों राम प्रसाद निरंजनी का, ये काफी मान्य है, सर्वाधिक मान्य, देखिए लिखा नहीं, और व्यवस्थित भाषा में लिखा है, सिस्टमेटिक तरीके से लिखा है। कौन? भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी का। और बच्चों ये देखिए पद्म पुराण जो कि 1761 में प्रकाशित, तो ये पंडित दौलत राम के द्वारा रचा गया। तो अब हमें आप समझ में आ रहा है कि चीजें आपको समझ ऐसे पहली बार, जब बच्चों हम कोई चीज पहली बार पढ़ते हैं ना, तो उसके प्रति हमारी सिर्फ अवधारणाएं, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में आता है कि हाँ ये क्या चीज है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है उसको 2 से 3 बार पढ़ने के बाद क्लियर होता है कि हाँ ये क्या चीज है। तो आपको भी तो नई नई चीजें लग रही होंगी, क्योंकि बच्चों ये क्लास 9th से शुरू ही होता है, और उस समय भी बच्चे कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। क्लासेस में भी बहुत सारे चैप्टर होते हैं, बहुत सारी छुट्टियां होती हैं, जैसे समय चले जाते हैं, और इसलिए सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता और चीजें जानकारी में नहीं आ पाती। आ जाता है 10 क्लास, फिर ये ऐसे ऐसे बीता, अब आप 11 हो गया, अब आप यहाँ पर थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो जानकारी होगी, और नहीं तो फिर एकदम नई नई लग रही है। लेकिन अब आगे से बच्चों आपको कोई भी चीज नई नहीं लगने वाली है, हम आपको 9th क्लास से ही स्ट्रॉन्ग करेंगे, चूंकि वर्तमान में आप क्लास 11 में हैं। अब आप 12 में जाएंगे तो आप और मजबूती के साथ वहां पर खड़े होंगे और बहुत अच्छे से एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो आइए बच्चों, अब जो उत्तरी भारत में खड़ी बोली गद्य का विकास है, इसमें जो प्रमुख अलग अलग लेखकों ने अपने अपने पुस्तक लिखे हैं, उनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। और इससे ऐसे इसको खूब पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन के माध्यम से जब क्वेश्चन करवाएंगे तब आपके दिमाग में चीजें क्लियर होंगी कि हाँ कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए बच्चों, ये है आपकी रचनाएं और ये है उनके लेखक रचनाकार। तो ये वैशाख महात्म्य, पहला आप क्या है? वैशाख महात्म्य, ये वैकुंठ मणि शुक्ल ने, किसने लिखा है? वैकुंठ मणि शुक्ल ने लिखा है। क्या लिखा है? वैशाख महात्म्य। अब याद करने की ट्रिक थोड़ा सा ऐड कर लीजिए बच्चों। देखिए एकदम जो पहला अक्षर है फोकस कीजिए, इसके पहले अक्षर पे आप जाइए। देखिए पहला अक्षर यहाँ पर देखिए, और पहला अक्षर यहाँ पर देखिए। देखिए पकड़ में आ रहा है कोई चीज? वैशाख वैकुंठ, वैशाख वैकुंठ, ये याद करने का मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है बच्चों। बस ऐसे ही जहां पर बंद पड़ेगा हम आपको ट्रिक के माध्यम से या चर्चाओं के माध्यम से दिमाग में व्यवस्थित तरीके से याद कराने की कोशिश करेंगे बच्चों, और आपको भी पूरे एनर्जी के साथ, पूरे लगन के साथ याद करना पड़ेगा। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट है अष्टयाम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1630 में नाभा दास ने लिखा था। नाभा दास ने क्या लिखा था बच्चों? अष्टयाम लिखा था। अब इसमें क्या चीज है? देखिए ये अष्टयाम का अर्थ होता है बच्चों 8 पहर। क्या? 8 पहर। ये जो हमारे, ये श्री राम भक्त के समय के थे, तुलसीदास के समय के थे। तो ये अष्टयाम में क्या लिखे हैं बच्चों? जो श्री राम जी की स्तुति करना है, पूजन अर्चन करना है, तो जो हमारा सुबह से लेके 4 पहर दिन का और 4 पहर रात का, इस चारों पहर में जो श्री राम जी की पूजा कैसे करनी है, उनकी वंदना कैसे करनी, प्रार्थना कैसे करनी, क्या क्या स्तोत्र उनको सुनाने हैं, स्तुति कैसे करनी है, ये अलग अलग पहर के अलग अलग डिवाइड में इन्होंने नाभादास ने लिखा है। हमें विश्वास है बच्चों चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखिए, अब बनारसी विलास, बनारसी दास, ये तो ठीक वैसे ही बैठा, बनारसी विलास में बनारसी दास छिपे हुए हैं। आगे देखिए भक्तमाल बच्चों, वैष्णो दास ने लिखा है। किसने? भक्त कौन है? भक्त, वैष्णव का भक्त कौन होता है? वैष्णव का दास हो जाता है। जो भक्तमाल होता है उसके पास क्या? भक्ति से वो माला माल हो जाता है। कौन? वैष्णव का दास। किसका दास? वैष्णव का दास क्या होता है? भक्त से मालामाल हो जाता है। बस थोड़ा सा लिंक जोड़ के याद करने का प्रयास कीजिएगा बच्चों। और एक बात और, चीजें आप ऐसे अपने बुक में ही चाहे पेंसिल से ऐसे लिख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि जैसे अब अभी आप पढ़ रहे हैं तो जो हम ट्रिक आपको बता दिए दिमाग में अभी है, लेकिन जब आप 1-2 दिन बाद दोबारा रिवीजन करेंगे तो वही ट्रिक नहीं दिमाग में आएगा। इसलिए ऐसे थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे लाइन करके लिख लीजिए। थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा समय, थोड़ा सा परिश्रम दीजिए बच्चों। आपको ये हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। आपके 12 क्लास और आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उस सब में काम आएगा और कभी भूलेगा नहीं। जो ट्रिक है बच्चों ये दिमाग में बैठा रहता है। बस ये है कि थोड़ा बीच बीच में रिवीजन करना पड़ता है। अब देखिए बच्चों, ये तो आप बहुत ज्यादा सुनाया होगा, रानी केतकी की कहानी, इंशाअल्लाह खां, रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां, ऐसा बार बार रिवीजन करिए। सुख सागर
अब सदा सुखलाल, अब यहीं पर छिपा हुआ है सुख, यहाँ पर देखिए सुख, यहाँ पर देखिए सदा सुखलाल सुख सागर, सदा सुखलाल सुख सागर, सदा सुखलाल सुख सागर। प्रेम सागर बच्चों ये लल्लू लाल का है। माधव विलास ये भी लल्लू लाल का है, तो आप याद कर लीजिएगा माधव विलास और प्रेम सागर किसका है, लल्लू लाल का है। अब देखिए बच्चों नाचिकेतोपाख्यान, नाचिकेतोपाख्यान सदल मिश्र का है। ये बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। नाचिकेतोपाख्यान सदल मिश्र, नाचिकेतोपाख्यान सदल मिश्र। बात बिल्कुल बिल्कुल बच्चों एकदम जोर जोर से पढ़ के, कोई भी शर्म नहीं, बिल्कुल जोर जोर से पढ़ के याद कीजिए। भाग्यवती श्रद्धाराम फुल्लौरी का है। भाषा योग वशिष्ठ के चुने हुए श्लोक, योग वशिष्ठ के चुने हुए श्लोक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने लिखा। और बच्चों ये भी जान लीजिए साथ में, ये उर्दू भाषा के ज्यादातर वो समर्थक थे बच्चों उस समय, जब ये उस समय की बात है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के पहले के ये हैं बच्चों। तो उस समय उर्दू जो है बहुत ज्यादा विकास था हर एक क्षेत्र में। सरकारी क्षेत्र में जो कचहरियां होती थी, पढ़े लिखे जो भी सरकारी क्षेत्र था, वहां पर उर्दू का जो अरबी फारसी शैली वही प्रयोग होता था ज्यादातर, अरबी और फारसी। तो इसलिए बच्चों ये उसी के ज्यादातर समर्थक थे, क्योंकि जनता वही उसी भाषा को पढ़ती थी, बोलती थी ज्यादातर। अब देखिए बच्चों उपनिषद सार राजा शिव प्रसाद, ये भी सितारे हिंद ने लिखा है। वामा मनोरंजन राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने लिखा है। आलसियों का कोड़ा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने ही लिखा है। विद्यांकुर शिव प्रसाद सितारे हिंद ने ही लिखा है बच्चों। देखिए अब आगे बढ़ते चलते हैं हम लोग, इसी तरह से याद करना बार बार रिवीजन। राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद। इतिहास तिमिर नाशक शिव प्रसाद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ऐसे अब देखिए बच्चों बेताल पचीसी, बेताल पचीसी सूरत मिस्र का है। कैसा है, बेताल पचीसी की सूरत कैसी है, कैसी है, बेताल की तरह है। बेताल पचीसी की सूरत कैसी है, बेताल की तरह है। संयोगिता स्वयंवर बच्चों लाला श्रीनिवास दास का है। और शिकार देखिए, शिकार देखिए शिकार नामा गेसु दराज बंदा नवाब का है। गेसु दराज बंदा नवाब, ये आप ऐसे याद करिए, शिकार नामा बंदा नवाब, शिकार नामा बंदा नवाब, शिकार नामा बंदा नवाब, गेसु दराज बंदा नवाब। निस्सहाय हिंदू बच्चों ये राधा कृष्ण दास का है। राधा कृष्ण कैसे कहते हैं कि जो हिंदू है निस्सहाय है, सर निस्सहाय है। और डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश, डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश गिल क्राइस्ट एंड हिंदुस्तानी का है। डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश गिल क्राइस्ट एंड हिंदुस्तानी का है। अ ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी, अ ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी गिल क्राइस्ट लैंग्वेज का है। अ ग्रामर ऑफ हिंदुस्तानी गिल क्राइस्ट लैंग्वेज का है। इसी तरह से बच्चों आपको याद करना रहेगा बार बार। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा इसको और बड़ा करते हैं, थोड़ा सा इसको और पढ़ लेते हैं यहाँ से इतना, उसके बाद फिर हम और नेक्स्ट क्लास में पहले यहाँ से पढ़ लेते हैं बच्चों। जितना अधिक पढ़ते जाएंगे चीजें हमारा क्लियर होगा, कंप्लीट भी होगा जल्दी जल्दी, तब हम बस प्रश्न उत्तर श्रृंखला की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आइए बच्चों आप देख रहे आधुनिक काल से पूर्व हिंदी गद्य के बारे में डिटेल समझ लीजिए। हिंदी गद्य संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी सुन लीजिए बच्चों, समझ लीजिए। 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना डॉक्टर जॉन बर्थविक ने किया था। डॉक्टर जॉन बर्थविक गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में हुई थी। क्या, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहां पर, कलकत्ता में, कब, 1800 ईस्वी में। और दूसरा बच्चों देखिए पॉइंट टू पॉइंट दी हैं चीजें। बाइबल की का हिंदी एवं उर्दू अनुवाद है हेनरी मार्टिन द्वारा, 1809 की बात है। कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1817 की बात है। आगरा बुक सोसाइटी की स्थापना बच्चों तो 1833 की बात है। और संस्कृत प्रेस के संस्थापक बच्चों लल्लू लाल हैं। और एक बात और फैक्टेज है बच्चों, ये देखिए कि संयुक्त प्रांत जो अब उत्तर प्रदेश है, वहां सब दफ्तरों की भाषा कैसी थी, उर्दू थी। देखिए अभी हमने आपसे जिक्र किया था 1837 की बात है। भारतेंदु हरिश्चंद्र पहले की बात है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 में होता। इसके पहले राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद होते हैं 1837 में। आप लिंक करके जोड़ रहे हैं बच्चों, आप दिमाग में बैठा रहेगा। 1850 में भारतेंदु जी का जन्म, भारतेंदु इनसे पहले ये क्या थे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। तो वही देखिए 1837 लिखा हुआ नहीं है। तो उस समय क्या था, उत्तर प्रदेश के सब दफ्तरों में भाषा कैसी थी, उर्दू थी। अब आइए थोड़ा सा और पॉइंट टू पॉइंट हम लोग चीजें देख लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदी गद्य की में लिखी गई रचना सत्यार्थ प्रकाश। ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है बच्चों कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश है वो किस भाषा में है।
कई बार बच्चों स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम सुनते ही संस्कृत भाषा को पकड़ लेते हैं, लेकिन नहीं, ये हिंदी भाषा में है। क्या हिंदी भाषा में है? क्या चीज? सत्यार्थ प्रकाश किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का, 1875 में प्रकाशित हुआ था। अब नेक्स्ट आइए बच्चों, 1900 की बात है। कचहरियों में नागरी लिपि पुनः प्रतिष्ठित हो गई, अर्थात नागरी लिपि अर्थात हिंदी पुनः भी आई। कब? 1900 में। कब? किसके प्रयास से? मदन मोहन मालवीय के प्रयास से बच्चों। हिंदी का पहला समाचार पत्र उस समय उदंत मार्तंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पंडित युगल किशोर संपादक थे इसके। और ये कैसा पत्र था? तो साप्ताहिक, मतलब सप्ताह में एक बार आता था, और ये हिंदी का प्रथम पत्रिका था, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। पूछ लेगा हिंदी का प्रथम पत्रिका कौन सा है, आप बताएंगे उदंत मार्तंड। किसके द्वारा प्रकाशित? पंडित युगल किशोर द्वारा। और किस भाषा में? हिंदी भाषा में। आगे देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के अतिरिक्त बांग्ला, अंग्रेजी, फारसी में भी प्रकाशित होने वाला पत्र समाचार बच्चों पत्र बंगदूत है। क्या है? बंगदूत है। 1829 में इसके संपादक बच्चों राजा राम मोहन राय हैं। और इस वेदांत सूत्र का भी हिंदी में ही इन्होंने अनुवाद किया है। वेदांत सूत्र था एक, जो कि संस्कृत भाषा में रहा होगा, इसको हिंदी में इन्होंने ही अनुवाद किया है। किसने? राजा राम मोहन राय ने। अब दूसरा फैक्ट देख लीजिए बच्चों कि बनारस अखबार शिव प्रसाद सितारे हिंद का है, की प्रेरणा से प्रकाशित हुआ था बनारस अखबार 1844 में। 1844 में बच्चों बालकृष्ण भट्ट का जन्म होता है। बालकृष्ण भट्ट को भी आगे आप पढ़ेंगे। राजा जब आएगा भारतीय युग तब राजा शिव प्रसाद किस भाषा के? देखिए बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस भाषा के? अब आप सुनेंगे देखेंगे कि राजा हैं शिव प्रसाद हैं तो हिंदी भाषा हो सकती है, लेकिन नहीं बच्चों, ये उर्दू भाषा, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछने की संभावना बनी रहती है। राजा शिव प्रसाद की कृतियां देख लीजिए बच्चों। राजा भोज का सपना, मानव धर्मसार, भूगोल, हस्तमालक और इतिहास तिमिरनाशक, ये सब राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की कृतियां हैं, इनके द्वारा लिखित रचनाएं हैं। अब देखिए बच्चों ये दूसरा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा यहाँ पर। राजा लक्ष्मण सिंह किस भाषा के समर्थक थे? संस्कृत निष्ठ हिंदी के थे। और वहीं पर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद उर्दू के समर्थक थे। देख लीजिए यहाँ पर, दोनों चीजें याद रखिएगा। राजा लक्ष्मण सिंह की कृतियां तो देखिए बच्चों शकुंतला भी इन्होंने लिखा है। रघुवंश देखिए बच्चों, शकुंतला, रघुवंश और मेघदूत, इनको इन्होंने लिखा नहीं, अनुवाद किया है। ये किसका है तो आप जानते हैं, कालिदास जी का है। संस्कृत भाषा में इसका इन्होंने अनुवाद किया है। किसने? राजा लक्ष्मण सिंह ने। अब राजा लक्ष्मण सिंह ने कौन समाचार पत्र निकाला? तो बच्चों प्रजा हितैषी, राजा प्रजा का लिंक करिए बच्चों। देखिए राजा प्रजा, राजा प्रजा, राजा प्रजा, ऐसे दिमाग लगा लीजिएगा। क्वेश्चन आ गया तो राजा प्रजा, राजा प्रजा, राजा लक्ष्मण सिंह प्रजा हितैषी। राजा लक्ष्मण सिंह राजा हैं तो कैसे रहेंगे? प्रजा के हितैषी रहेंगे ना। बस अब आइए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे काल क्रमानुसार खड़ी बोली गद्य के प्रथम 4 आचार्य और उनकी शैलियां। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों ये सब सदा इनकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। आपको लगे कि मैम का ये प्रयास अच्छा है, हमारे जानकारी के लिए हमें जानकारी मिल रही है, हम जरा भी आपके नॉलेज को विस्तार करने में हिंदी विषय को लेकर मजबूती में अगर हमारा जरा सा भी प्रयास हमारे योगदान में है बच्चों, हम आपके लिए कुछ ऐसा कर पा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को तमाम बच्चों के साथ, जो भी आपके रिलेटिव हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, कहीं पर भी बच्चों, जिससे भी आप समझ, जो बच्चे पढ़ रहे हो बस उनको ये वीडियो मिल जाए तो उनको शेयर कीजिए बच्चों। और कोई कमी हो या कोई अच्छा चीज हो, चीजें समझ में आ रही हो, आपको बेनिफिट मिल रहा हो, तो आप बातों को कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और बच्चों इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद बच्चों। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में कालक्रमानुसार खड़ी बोली के लिए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद बच्चों।